गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम फिर से हाजिर है एक नई वीडियो में और आज हम पढ़ेंगे तुम कब जाओगे अतिथि कहानी को। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कहानी में लेखक ने क्या लिखा है। इस कहानी के लेखक है शरद जोशी। शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। तो लेखक कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से करते हैं कि वो कह रहे हैं कि आज पता नहीं क्यों मेरे मन में ये बात बार बार, ये क्वेश्चन बार बार मन में आ रहा है कि आज तुम्हारे आगमन का यानी तुम्हारे आए हुए आज चतुर्थ दिवस यानी चौथा दिन हो चुका है और पता नहीं तुम कब जाओगे। अब मैं बस यही प्रश्न मेरे मन में घूम रहा है कि तुम कब जाओगे। तुम जहां बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है और कहते हैं कि तुम जहां बैठकर सिगरेट पी रहे हो और उसका जो धुआं छोड़ रहे हो उसके ठीक सामने में एक कैलेंडर है। देख रहे हो ना, वो तुम्हें दिखाई दे रहा है ना। इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती है। कह रहे हैं कि ये जो कैलेंडर है उस कैलेंडर में जो तारीख है, जो डेट है, वो अपनी सीमा में, अपने बाउंड्री के अंदर ही नम्रता के साथ, शांति के साथ फड़फड़ा रही है। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि मेरे मन में जो तुम्हारे प्रति जो सम्मान है ना, वो सम्मान है, लेकिन अब मैं तुमसे उब चुका हूँ, थक चुका हूँ। अब मैं तुम्हारा सम्मान नहीं कर सकता, अब मैं तुम्हारा सत्कार सेवा नहीं कर सकता हूँ। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मैं अब तुमसे उब चुका हूँ, अब तुम्हें चले जाना चाहिए। लेखक ये बताना चाह रहे हैं उस कैलेंडर के माध्यम से। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन। कह रहे हैं कि तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं पिछले 2 दिन से, विगत 2 दिन से यानी पिछले 2 दिन से मैं तुम्हें दिखाकर कैलेंडर की डेट बदलता हूँ, कैलेंडर की तारीख बदलता हूँ, ताकि तुम्हें ये पता चले कि तुम्हारे आए हुए 2 दिन हो गए हैं, अब तुम्हें चले जाना चाहिए। अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि आज तुम्हारे आए हुए 4 दिन हो गए हैं और मैं कंटिन्यूअसली, सतत यानी कंटिन्यूअस, आतिथ्य यानी जो अतिथि का जो हम सेवा सत्कार करते हैं उसको कहते हैं आतिथ्य। मैं 4 दिनों से लगातार तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ, तुम्हारा सत्कार कर रहा हूँ और ये 4 दिन मेरे लिए बहुत भारी है, यानी बहुत खर्चीले हैं, बहुत खर्चे हुए हैं। मेरे नॉर्मल जो बजट होते हैं, मेरा नॉर्मल जो लाइफ स्टाइल होता है उससे बहुत ऊपर हो चुका है। अब तुम्हें शायद चले जाना चाहिए क्योंकि अब ये सब मेरे पे भारी पड़ रहा है। पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। और कहते हैं कि लेकिन 4 दिन हो गए हैं, ये सारी स्थिति मेरी हो चुकी है, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे बिल्कुल ये नहीं लगता कि तुम जाने की सोच भी रहे हो। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। कह रहे हैं, थोड़ा व्यंग करते हैं, मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि लाखों मील की दूरी पर जो चांद स्थित है, वहां भी जो पहली बार जो 2 एस्ट्रोनॉट्स पहुंचे थे वो भी शायद वहां इतने दिनों तक रुके नहीं थे जितने दिनों तक तुम मेरे घर पर एक छोटी सी यात्रा करने के बाद रुक गए हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके, तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया, तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की व्यंजनी चट्टान देख ली, तुम मेरी काफी मिट्टी खोद चुके। कह रहे, फिर वो थोड़ा नम्रता के साथ ही अच्छे से ही कह रहे हैं, लेकिन मन में थोड़ा गुस्सा आ रहा है और वो कह रहे हैं, नाराज होते हुए कह रहे हैं कि तुमने अपनी भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके। मतलब तुम जो हो मेरे घर पर रहकर मुझसे बहुत ज्यादा खर्च करवा चुके हो। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। अंतरंग यानी एक काफी इंटीमेट होना। कह रहे हैं कि तुम इतने दिन रह चुके हो कि अब तुम्हारे साथ एक अंतरंग संबंध स्थापित हो चुका है। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की व्यंजनी चट्टान देख ली, तुम मेरी काफी मिट्टी खोद चुके। काफी मिट्टी खोदना यानी किसी के बर्बादी करना, ठीक है, किसी का बुरा करना। तो कह रहे हैं कि तुम यहाँ रहकर मेरी काफी मिट्टी खोद चुके हो, तुम मुझे काफी हद तक बर्बाद कर चुके हो, तुम मेरा बहुत नुकसान करा चुके हो, बहुत खर्चा करा चुके हो। अब तुम लौट जाओ अतिथि। और मन ही मन में वो कह रहे हैं कि देखो अतिथि, अब तुम्हें लौट जाना चाहिए क्योंकि तुमने मेरा बहुत खर्च करवा दिया है। तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। हम सबको पता है हाई टाइम किसको कहते हैं, पीक का जो टाइम होता है ना उसको कहते हैं। तो कह रहे हैं कि अब तुम्हारे जाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, अब तुम यहाँ बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए तुम्हें, क्योंकि अब मेरी स्थिति बिल्कुल खराब हो चुकी है, मैं जितना कर सकता था तुम्हारे लिए कर दिया, अब तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए, बिल्कुल हाई टाइम है तुम्हारे जाने का। क्या
तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती। और फिर कहते हैं कि क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती। कहते हैं ना जमीर, जमीर कहते हैं ना कि हमारे अंदर एक जमीर की आवाज़ आती है जो कहती है हमेशा सही काम करने के लिए। तो कह रहे हैं कि क्या तुम्हें तुम्हारा मन जो है वो तुम्हें नहीं कहता, तुम्हारा जमीर तुमसे नहीं कहता कि अब तुम्हें चले जाना चाहिए। उस दिन जब तुम आए थे मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। कहते हैं कि जिस दिन तुम यहाँ आए थे उस दिन अज्ञात आशंका से, यानी एक अनजान, अज्ञात यानी अनजान, आशंका यानी डाउट से मेरा दिल जो है धड़क गया, यानी मेरा दिल जो थोड़ा बेचैन हो गया था। तो पहले ही बताया जा चुका है कि इसमें जो अतिथि है वो बिना बताए आ गए हैं। तो जब भी कोई अतिथि हमारे घर आता है तो हमें खुशी ज़रूर होती है, लेकिन हमारे मन में फिर ये भी बात आता है क्योंकि उनका आतिथ्य करना पड़ेगा, उनका सत्कार सेवा करना पड़ेगा, उसमें थोड़े खर्चे होंगे, तो इस बात से भी थोड़ा हमें घबराहट होती है। तो वही लेखक के साथ भी होता है। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ काँप गया। और कह रहे हैं कि अंदर ही अंदर मेरा बटुआ काँप गया, नहीं उन्हें समझ में आ गया कि अब खर्चे बढ़ जाएंगे, उनके आने से थोड़े बहुत खर्चे बढ़ जाएंगे। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। और कहते हैं कि ये सारी बातें जानने के बाद भी मैं तुमसे उस दिन खुशी खुशी तुमसे गले मिला, मुस्कुराहट के साथ हंसते हुए तुमसे गले मिला, और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते किया, यानी सम्मान के साथ तुम्हें नमस्कार भी किया। हम जानते थे कि तुम्हारे आने से हमारा खर्चा बढ़ेगा, तुम्हारे आने से हमें थोड़ी सी दिक्कत होगी, फिर भी हमने तुम्हारा सत्कार किया हंसते हुए खुशी खुशी। तुम्हारे सम्मान में वो अतिथि हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। और कहते हैं कि तुम्हारे सम्मान में, तुम्हारी आदर करने के लिए हमने अचानक से, एकाएक यानी अचानक से, हमने जो रात का जो खाना था उसको हमने डिनर का रूप दे दिया। यानी कहना ये चाह रहे हैं कि हम क्या करते हैं नॉर्मल लाइफ में, हम अपने घर में रोज़ तो अच्छी चीज़ें बनाकर नहीं खाते हैं, कभी कभी हम रूखा सूखा भी बनाकर खा लेते हैं, लेकिन जब कोई गेस्ट आता है तो भले हमारी हैसियत हो ना हो, हमारा मन हो ना हो, लेकिन हम अच्छा बनाकर खिलाते भी हैं और खाते भी हैं। तो ये कह रहे हैं कि आपके अचानक आने के कारण हमने अचानक से जो रात का खाना था उसको हमने डिनर का रूप दिया। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। और कहते हैं कि तुम्हें याद होना चाहिए, तुम्हें शायद याद भी होगा कि उस दिन हमने 2 तरह की सब्जियां बनाई थी, रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। यानी वो बता रहे हैं कि उन्होंने उनके सत्कार के लिए क्या क्या किया था उन्होंने। ये सारी बातें इस ओर इशारा कर रहा है कि हाँ, खर्चे बढ़ गए थे। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी। और कहते हैं कि ये जो सारा उत्साह था, ये जो हमने सब कुछ किया, इसके पीछे एक आशा थी। और वो आशा क्या थी? आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। और कह रहे हैं कि हमने ये सोच रखा था, हमने इसलिए आपकी इतनी सेवा सत्कार की, फटाफट आपको रात को अच्छा भोजन खिलाया, इसलिए ताकि हमने ये सोच रखा था कि शायद आप अगले ही दिन चले जाएंगे और मन में एक अच्छा, हमारे प्रति एक अच्छा ख्याल लेकर जाएंगे कि हमने आपका बहुत अच्छी तरीके से मेहमान नवाजी की। मेहमान नवाजी करना यानी आदर सत्कार करना अतिथि का, ठीक है। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे, पर ऐसा नहीं हुआ। और लेखक कह रहे हैं कि हमने मन में ये सारी बातें सोच रखा था कि आप जब जाने के लिए कहेंगे तो हम आपसे कहेंगे कि नहीं नहीं आज आप मत जाइए, एक दिन और रुक जाइए, और फिर आप मानेंगे नहीं और फिर आप एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाएंगे। जैसा हम नॉर्मल करते हैं, हमारे घर भी कोई गेस्ट आता है तो भले हम चाहे ना चाहें, लेकिन हम जरूर एक बार कहते हैं कि नहीं नहीं आज रुक जाइए, कल चले जाइएगा, आज मत जाइए, ठीक है। भले हमारा मन में ये चल रहा हो कि हाँ अतिथि चले जाए, क्योंकि हम सबको पता है कि कोई भी जब एक्स्ट्रा गेस्ट रहता है तो हमारे ऊपर थोड़ा सा काम का प्रेशर होता है, थोड़ा सा खर्चा बढ़ता है, जो भी हो थोड़ा तो चेंज हो ही जाता है। कई बार हमें अच्छा लगता है लेकिन कई बार बुरा भी लगता है, फिर भी हम अतिथि को कहते नहीं, अतिथि को ये फील नहीं होने देते हैं, फिर भी हम उनसे ज़रूर कहते हैं कि आप एक दिन और रुक जाइए। तो उसी तरह से लेखक भी सोच रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। और कहते हैं कि दूसरे दिन भी तुम अतिथि सुलभ, यानी कोई भी जब गेस्ट आता है तो हंसता हुआ आता है, कोई तो रोता हुआ और मुंह लटकाए तो नहीं आता है। तो कह रहे हैं कि उसी तरह तुम भी यहीं बने रहे, दूसरे दिन भी यहीं रह गए तुम। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे। और कहते हैं कि हमने क्या किया, हमें जो दुख हुआ उस दुख को हमने छुपा लिया, हमने पी लिया नहीं, हमने छुपा लिया, आपको नहीं कहा, और हम आपके सामने खुश होने का बहाना करते रहे, बिहेव करते रहे।
स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर तुम्हें ले जा चुके थे वहां से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। और कहते हैं कि हमने आपको ये सोचकर कि आप अगले दिन चले जाएंगे, इसलिए हमने जितना सत्कार कर दिया था, जितने अपने हैसियत से ज़्यादा जाकर आपका जो सत्कार किया, सेवा किया, अब हम उससे थोड़ा नीचे आकर हमने दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की, यानी उसमें भी थोड़ा जितना हो सका हम थोड़ा बहुत अच्छा खिलाया, लेकिन रात जितना अच्छा नहीं खिला पाए, थोड़ा उससे कम खिलाया और रात को आपको सिनेमा भी दिखाया। हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है और कह रहे हैं कि हम जितना भी कर सकते थे आपके लिए, हम जितना भी आपकी सेवा कर सकते थे, अब उसका ये लिमिट है, अब हम इससे ज़्यादा आपकी सेवा नहीं कर सकते, जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। और कह रहे हैं कि हमने जितना किया इससे ज़्यादा हमने और किसी की सेवा नहीं की अपने जीवन में, हम जितना कर सकते थे आपकी सेवा कर चुके हैं। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। और कह रहे हैं कि ये सारी सेवा सत्कार के बाद ये बिल्कुल वो टाइम आ जाना चाहिए था कि जिस समय आप घर जाने के लिए तैयार हो जाए और हम आपको छोड़ने के लिए स्टेशन तक जाते, लेकिन तुमने ऐसा किया नहीं, यानी अतिथि फिर भी नहीं गया और वहीं रह गया। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। और लेखक कहते हैं कि तीसरा दिन, अतिथि के आए हुए तीसरे दिन हो गए और उस दिन सुबह अतिथि लेखक से कहता है कि मैं धोबी को कपड़े धोने देना चाहता हूँ। यह आघात अप्रत्याशित था और इसकी चोट मार्मिक थी। और कहते हैं कि ये जो आघात था, ये जो चोट मुझे पहुंची थी, ये अप्रत्याशित था। अप्रत्याशित यानी बिना सोचा हुआ, अचानक से आया हुआ जो आघात होता है उसको कहते हैं कि ये जो आघात था, ये जो दुख मुझे हुआ, ये बिल्कुल अनजान था मैं इससे, मैंने इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था और इसकी जो चोट थी वो बहुत मार्मिक थी, इसने मुझे बहुत दुखी किया। अब ये कैसे किया, क्योंकि आगे देखते हैं। तुम्हारी सामीप्य की वेला एकाएक यो रबर की तरह खिंच जाएगी, इसका मुझे अनुमान न था। कह रहे हैं कि तुम हमारे घर रहोगे और ये इतने टाइम तक रहोगे, ये मैंने सोचा नहीं था। तुम हमसे इतनी जल्दी और इतना ज़्यादा क्लोज हो जाओगे, ये हमने सोचा ही नहीं था। यानी अतिथि क्या होता है, नॉर्मली जो गेस्ट आता है वो एक दिन रहता है या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन रहता है और चला जाता है। अगर कोई काम से आया तो अलग बात है, बट बेकार में बिना काम के जो आते हैं वो क्या करते हैं, 1 या 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। और वो कह रहे हैं कि तुम तो हमारे घर में ऐसे रहने लगे जैसे तुम फैमिली के मेम्बर हो। सामीप्य की वेला, सामीप्य की समय, है ना, सामीप्य यानी क्लोज होना। एकाएक यो रबर की तरह खींच जाएगी, यानी उनका जो रहने का जो टाइम पीरियड था वो बढ़ता ही जा रहा था। रबर जैसे कैसे खींचते तो वो खींचता चला जाता, टूटता नहीं, उसी तरह ये भी रहने आए हैं तो रहने ही लगे हैं, जा ही नहीं रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये अचानक से तुम इतना क्लोज हो जाओगे, मैंने सोचा नहीं था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। और लेखक कह रहे हैं कि मुझे जीवन में पहली बार तुम्हें देखकर ये लगा, ऐसा मुझे ख्याल आया कि हम जो कहते हैं ना कि अतिथि भगवान होता है ना, अतिथि देवता होता है। तो कह रहे हैं कि तुम्हें देखकर मुझे पहली बार ऐसा लगा कि हर समय, सदैव यानी हमेशा, अतिथि जो है वो देवता नहीं होता, वो भगवान नहीं होता है। कभी कभी मनुष्य भी, और थोड़े अंशों में कभी कभी तो राक्षस भी हो सकता है अतिथि। हम सबको पता है, अगर इस तरह का अतिथि किसी के भी घर में आ जाए, जो बिना काम से आया हो ऐसे ही घूमने और रहा ही जा रहा हो हमारे घर पे 4 दिनों से 5 दिनों से, और हम उसकी सेवा सत्कार करते करते हमारा हालत खराब हो रहा हो, तो कोई भी ऐसा ही सोचेगा। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। मैंने कहा, मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। और फिर अतिथि ने लेखक से कहा कि किसी लॉन्ड्री में हम कपड़े देते हैं, जल्दी धुल के आ जाएंगे। तो लेखक ने मन ही मन कहा कि एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है, यानी लेखक कह रहे कि मन ही मन में ऐसा सोच रहा था कि आपको शायद जल्दी जाना है, लेकिन ऐसा था नहीं। कहाँ है लॉन्ड्री, अतिथि पूछता है, लॉन्ड्री कहाँ है, चलो चलते हैं, मैंने कहा और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। और लेखक कहते हैं कि जैसे ही अतिथि ने मुझसे पूछा कि कहाँ है लॉन्ड्री, लॉन्ड्री यानी जहाँ कपड़े धुलवाते हैं उसको कहते हैं, तो लेखक ने कहा चलिए चलते हैं। और फिर उन्होंने क्या किया, अपने बनियान यानी जो भी बनियान पहन रखा था उसके ऊपर एक औपचारिक यानी फॉर्मेलिटी के लिए एक कुर्ता डाल लिया और एक कमीज डाल ली और चलने लगे। कहाँ जा रहे हैं, पत्नी ने पूछा। फिर लेखक की पत्नी ने अतिथि से पूछा कि कहाँ जा रहे हैं। फिर लेखक की पत्नी ने लेखक से पूछा कि कहाँ जा रहे हैं। तो लेखक ने जवाब दिया, इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं। मैंने कहा, मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी हो गई। तो हम सबको पता हमारी आंखें कब बड़ी होती है, जब हम शॉक्ड हो जाते हैं, है ना।
तो सबने ये सोच रखा था घर के कि अतिथि कल चले जाएंगे, कल चले जाएंगे, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि अतिथि आगे बढ़ा ही जा रहा है। और अतिथि अगर अपने कपड़े धुलवाने की बात कर रहा है तो इसका मतलब सीधा साफ साफ है कि वो और दिन रुकना चाहता है। हम नॉर्मली क्या करते हैं, कहीं जाते हैं तो मान लीजिए हमें 2 दिन रुकना है तो हम 2 दिन के कपड़े ले जाते हैं ताकि वहाँ धोना ना पड़े। हम कपड़े चेंज करते हैं और नेक्स्ट डे सीधे घर आते हैं और घर आके धो देते हैं। हम किसी गेस्ट के घर कपड़े नहीं धोते हैं, है ना। लेकिन जब वहाँ अतिथि ने कपड़े धुलवाने की बात कही, लॉन्ड्री में कपड़े देने की बात कही, तो उन्हें समझ में आ गया कि ये और दिन रुकेंगे, ये जाएंगे नहीं, जबकि उन्होंने सोच रखा था कि शायद ये कल चले जाएंगे। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोला था। कह रहे हैं कि ये जो आंखें बड़ी बड़ी की है ये कभी मुझे पसंद आए थे और उस दिन मैंने इनसे शादी कर लिया और अपना अकेलापन दूर किया। यानी मैं जो सिंगल था उससे के बाद मैं मैरिड हो गया इनकी उन बड़ी बड़ी आंखों को देखकर। यानी उस समय ये आंखें उनको अच्छी लगी थी, पर अब जब यही आंखें बड़ी होती है तो मन छोटा होने लगता है। और कहते हैं कि लेकिन अब वही आंखें जब बड़ी होने लगी है तो अब मन छोटा हो गया, क्योंकि अभी आंखें बड़े होने का मतलब कुछ और था। पहले उनकी बड़ी बड़ी आंखें उनको पसंद आती थी जिसकी वजह से उन्होंने उनसे शादी तक किया, लेकिन आज जो आंखें बड़ी हुई है उसका कारण अलग है जिसकी वजह से मन छोटा हो रहा है, क्योंकि वो अतिथि और घर पे रह ही जा रहा है, जबकि ये सोचते हैं कि कल चले जाना चाहिए, अतिथि को अब चले जाना चाहिए। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों ठहरेगा। और लेखक कह रहे हैं कि लेखिका जो है वो इस वजह से शॉक्ड हुई थी, इस तरह से आश्चर्यचकित हुई थी कि उन्हें ये शक था कि अतिथि और दिन ठहरेगा। और आशंका निर्मूल नहीं थी, अतिथि तुम जा नहीं रहे। और लेखक कहते हैं कि ये जो उनके मन में जो ये डाउट आया था, कि लेखक की पत्नी के मन में जो डाउट आया था कि अतिथि शायद और दिन रुकेंगे, उसके बारे में लेखक कहते हैं कि ये डाउट निर्मूल नहीं था, यानी बिना आधार के नहीं था, उसका कारण था और वो सही था उनका डाउट। लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यहीं हो। लेखक आगे कहते हैं कि लॉन्ड्री के कपड़े भी धुलकर आ जाते हैं और जो अतिथि है वो अब भी लेखक के घर पर है। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी और तुम यहीं हो। लेखक थोड़ा और व्यंग करते हुए, थोड़ा मजाक उड़ाते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारी ये जो भारी भरकम शरीर है, तुम जो ये हट्टे कट्टे इंसान हो, तुम्हारी वजह से तुम्हारे ये जो बेडशीट है, बेडशीट पर जो सलवटे यानी स्क्रैचेस पड़ना, देखते हो ना हम कपड़े क्यों आयरन करते हैं, कपड़े प्रेस क्यों करते हैं, क्योंकि कपड़ों पे दाग पड़ जाता है, उसके बाद हम उसको सीधा करने के लिए प्रेस करते हैं, आयरन से प्रेस करते हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि तुम्हारी इस भारी भरकम शरीर की वजह से बेडशीट जो है, बिछाने का जो चादर है, उस पे भी सलवटें पड़ चुकी है, बट तुम अभी भी यही हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़ अब लुप्त हो गई है। कह रहे हैं कि तुम्हें देखने के साथ साथ जो हमें मुस्कुराहट आती थी, हम जो हंस देते थे तुम्हें देखने के साथ साथ, अब वो फीकी पड़ने लगी। यानी अब तुम्हें देखकर हंसी नहीं आती, क्योंकि मन में अब उनके प्रति दुख आ गया है, क्योंकि उनके रहने से अब सभी दुखी हैं। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते। और कहते हैं कि ठहाकों के रंगीन गुब्बारे, अब तक जो तुम्हारे आने के खुशी में हम जो रात को बैठकर यहाँ हंसा करते थे, आकाश में उड़ करते थे, यानी जोर जोर से हंसा करते थे, अब वो दिखाई नहीं पड़ते। यानी अब हम आपके साथ खुश नहीं है। अब लोगों के बीच बातचीत होते समय वो जोर जोर से नहीं हंसते, क्योंकि अब उन्हें खुशी नहीं होती, और जब खुशी नहीं होती तो कोई हंसेगा नहीं। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनलों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। और कह रहे हैं, बातों को थोड़ा घुमा फिरा कर कहते हुए कह रहे हैं कि हम जो पहले, आप जब शुरू में आए थे तो हम जो आपसे बैठकर बहुत सारी बातें करते थे, अब वो बातें नहीं हो पाती। यानी बातचीत की उछलती गेंद, यानी हम जो एक बात शुरू करते थे और कई सारी बातें होते होते हम कहाँ की बातें करने लगते थे, अब वो सारी चीज़ें खत्म हो चुकी है और अब हम सब चुपचाप बैठे हैं। यानी हम जो बातें कर रहे थे वो पूरे कमरे में घूमते घूमते आकर बीच में सेंटर में चुपचाप हो चुकी है। यानी शुरुआत में हमने आपसे बहुत सारी बातें की, लेकिन अब वो धीरे धीरे चुप्पी में बदल गई है। अब हमारी बात नहीं होती, क्यों? क्योंकि माहौल पहले जैसा नहीं रह गया है। अब उनके आने से जो लोग खुश थे, अब उन्हीं की वजह से अब वो दुखी हो गए हैं। अब इसे ना तुम हिला रहे हो ना मैं। और कहते हैं कि अब तो ना तुम मुझसे बात करने आते हो ना ही मैं, क्योंकि कोई भी गेस्ट घर में आता है तो हम उससे 1 दिन बात करेंगे, 2 दिन बात करेंगे, और कौन सी ऐसी बात होगी जो तुम लगातार 3 दिन 4 दिन तक रोज उनसे करोगे। तो अब बातें होनी बंद हो चुकी है। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। और कह रहे हैं कि कल से मैं नॉवेल पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका, वो जो मूवीज की जो मैगजीन्स आती है उसके पन्ने पलट रहे हो। यानी तुम मैगजीन्स पढ़ रहे हो और मैं नॉवेल पढ़ रहा हूँ। यानी अब बातचीत बंद हो चुकी है और दोनों अपने अपने काम कर रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं। शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा के विषय चूक गए। और कह रहे हैं कि अब बातें बंद हो चुकी है, शब्दों का लेन देन यानी बात करना बंद हो चुका है, ठीक है। और चर्चा का विषय जो हम किसी भी टॉपिक पर बात कर लेते थे, अब वो सब खत्म हो चुका है।
परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया और अब एक चुप्पी है। और कहते हैं कि नॉर्मली क्या होता है, जब कोई गेस्ट आता है तो हम क्या बात करते हैं, यही सारी बात करते हैं, परिवार के बारे में बात करते हैं, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग, महंगाई, साहित्य के बारे में बात करते हैं। तो ये सारी बातें भी अब खत्म हो चुकी है और अब एक चुप्पी सी हो गई, अब सब कुछ शांत हो गया, अब कोई बात नहीं करता, क्योंकि बात करने के लिए कुछ बचा नहीं है। और बात हम तब करते हैं जब हमें खुशी होती है, हमें किसी से बात करने में खुशी मिलती है, तब हम बात करते हैं। बेकार की तो किसी से बात नहीं करते। अगर मान लीजिए हमें सामने वाले से दुख हो रहा है, हमें सामने वाला पसंद नहीं है, तो हम उससे थोड़ी जाकर बात करते हैं। तो लेखक के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। सौहार्द अब शने शने बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। और कह रहे हैं सौहार्द, जो अब एक दूसरे को देखने से जो खुशी होती थी, जो सम्मान मन में जागता था, वो धीरे धीरे, शने शने यानी धीरे धीरे, बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। अब हम बोर हो रहे हैं। ठीक है, हम सबको पता है, जब हम काफी दिनों तक एक आदमी के साथ रहने लगते हैं तो हम थोड़ा बोर होने लगते हैं, है ना। भावनाएं गलियों का स्वरूप ग्रहण कर रही है पर तुम न जा नहीं रहे। और कह रहे हैं कि भावनाएं गलियों का स्वरूप कर रही है। अब जो भावनाएं थी वो सारी चीजें संकरी होती जा रही है, अब कम होती जा रही है। आपके प्रति जो मान सम्मान सादर था वो सब कुछ अब कम होता जा रहा है, लेकिन तुम नहीं जा रहे हो, तुम यहीं के यहीं हो। किस अदृश्य गोद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है, मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। और कह रहे हैं कि पता नहीं किस अदृश्य गोंद से, कह रहे हैं कि पता नहीं वो कौन सी नहीं दिखाई देने वाली गोंद है, वो गम है जिसके वजह से तुम यहाँ टिक गए हो, तुम यहाँ से जा ही नहीं रहे हो। और इस बात को मैं और मेरा पूरा परिवार समझ नहीं पा रहा है। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। और बार बार हमारे मन में, मेरे साथ साथ मेरे पूरे परिवार के मन में यही प्रश्न उठ रहा है कि पता नहीं तुम कब जाओगे। कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगी। और लेखक कहते हैं कि कल उनकी पत्नी ने उनसे पूछा था कि कब तक टिकेंगे, यानी एक और कितने दिन यहाँ ठहरेंगे। मैंने कंधे उचका दिए, क्या कह सकता हूँ। और कई बार हम करते हैं ना, जब कुछ कहना होता है तो हम कंधे थोड़ी सी हिला देते हैं, ऊपर के उठा लेते हैं, पता नहीं। तो वैसे ही लेखक भी कहते हैं, थोड़ा सा कंधा ऊपर के उठाते हैं और कहते हैं कि क्या कह सकता हूँ, यानी मैं क्या कह सकता हूँ कि वो कब तक रुकेंगे, मुझे भी नहीं पता। मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी, बनाओ। और लेखक की पत्नी कहती है कि आज खिचड़ी बना रही हूँ क्योंकि खिचड़ी खाने में बहुत आसान होता है, हल्का होता है, हल्का फुल्का खाना है। लोग कहते हैं ना कि कभी कभी खिचड़ी भी खाना चाहिए ताकि पेट को आराम मिले। तो लेखक कहते हैं कि हाँ बनाओ। सत्कार की उस्माद समाप्त हो रही थी, यानी जो मान सम्मान का जो भावना थी मन में कि हाँ कोई अतिथि आया, अब उसका सम्मान करना चाहिए, वो चीजें अब खत्म हो रही थी। डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। और कह रहे हैं कि शुरुआत डिनर से होती है, यानी हमने बहुत अच्छा पकवान बनाकर उन्हें खिलाया था, लेकिन अब हम खिचड़ी पर आ गए। यानी ये बता रहा है कि मान सम्मान किस तरह से नीचे की ओर घट रहा है। जब शुरुआत में आए तो अच्छा पकवान खिलाया, यानी बहुत मान सम्मान किया, लेकिन अब खिचड़ी पर आ गए, यानी अब वो मान सम्मान खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट खत्म होने के बराबर पे है। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना होगा। और कहते हैं कि अगर हमने तुम्हें खिचड़ी दिया और ये तुम खाने के और देखने के बाद भी तुम नहीं समझे और तुम जाने के लिए तैयार नहीं हुए, तो अब हम उपवास तक जाएंगे। यानी कल हम ये कहेंगे कि आज हम उपवास रखेंगे, यानी आज हम कोई खाना पीना नहीं खाएंगे। यानी लेखक कह रहे हैं कि बिस्तर को गोलाकार करना। बिस्तर गोलाकार कब होता है, जब हम बिस्तर को समेट देते हैं, है ना। जब सुबह उठने के बाद बेड को फोल्ड करते हैं तो कैसा होता है, वो गोल हो जाता है ना। यानी ये बता रहे हैं कि आप जहाँ है उसको सब कुछ ठीक ठाक कीजिए और आप जाने के लिए तैयार हुए। अगर आप कल भी जाने को तैयार नहीं हुए तो अब हम उपवास तक चले जाएंगे। यानी अब हम ये कह देंगे कि आज हमारा पूरा परिवार उपवास रखता है, आज हम खाना नहीं खाएंगे। यानी लेखक ये बताना चाह रहे हैं कि अब हम अगर आप नहीं जाएंगे इस खिचड़ी को खाने के और देखने के बाद भी आप अगर इस बात को नहीं समझते हैं कि अब हम नहीं चाहते कि आप यहाँ रुके, तो अब आगे हम आपका बिल्कुल सत्कार नहीं करेंगे, बिल्कुल सम्मान नहीं करेंगे, ये कहना चाहते हैं। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। संक्रमण होना यानी एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाना, फैलना, ठीक है, चेंज होना, ठीक है। तो अब क्या है कि अब जो मेरे और तुम्हारे जो संबंध है, मेरा और तुम्हारा जो रिलेशन है, वो संक्रमण के दौर से गुजर रहा है, यानी एक अच्छे से एक बुरे की ओर जा रहा है। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है, तुम जाओ ना अतिथि। और कहते हैं कि तुम्हारे जाने का एकदम पीक टाइम है ये, अब तुम चले जाओ अतिथि, तुम चले जाओ यहाँ से बस। आगे लेखक कहते हैं तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना, मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। और लेखक कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ रहना अच्छा लग रहा है, क्योंकि हर किसी को दूसरों के यहाँ रहना अच्छा लगता है।
ये सच बात है। हर कोई दूसरी जगह जाता है, अगर आप मान लीजिए आप घर में रहते हैं, आपको ढेर सारे काम करने पड़ते हैं, लोगों की बात सुननी पड़ती है, लेकिन आप जब किसी के घर जाते हैं तो आपका सम्मान होता है, आपका आदर सत्कार किया जाता है ना। भले आपका घर में कोई सम्मान करे ना करे, लेकिन आप कहीं किसी के घर पे जाएंगे तो आपका जरूर सम्मान किया जाता है। तो हर किसी को ऐसा सम्मान पसंद है, तो हर किसी को दूसरे घर पे जाना पसंद होता है, रहना पसंद होता है, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है दूसरे जब सम्मान करते हैं। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। और कहते हैं कि अगर ऐसा होता और अगर हर किसी के बस में होता, हर कोई अगर ऐसा चाहे और ऐसा हो जाता, तो हर कोई दूसरे के घर में जाकर रहता, अपने घर में कोई नहीं रहता, क्योंकि ऐसा करने से हर किसी को सम्मान मिलता। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है। अपने घर की महता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़े। और लेखक कहते हैं यही कारण है कि अपने घर की महता का गुणगान किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अपना घर तो अपना ही होता है। कहते सुनते हैं ना हम, कई लोग कहते हैं कि अपने घर की फीलिंग दूसरे घर में नहीं आती है, अपना घर तो अपना होता है, वैसा रहने में जो मजा है वो दूसरे घर में रहने में मजा नहीं आता। लेकिन कहते हैं ये सारी बातें इसीलिए कही गई है कि लोग दूसरे के घर में जाकर ना रहे। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है, ताकि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़े। यानी घर को, होम को स्वीट होम इसलिए कहा जाता है ताकि लोग अपने अपने घरों में रहे, लोग दूसरे के घरों में जाकर उसके स्वीटनेस को काटने ना दौड़े, यानी वहां की जो शांति है उसको खराब करने ना जाए। इसीलिए ये जो समाज है, ये जो लोग हैं, ये अपने घर की बड़ाई करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो हर कोई दूसरे के घर में जाकर रहने लगेगा और हर किसी का जीना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। और कहते हैं कि देखो तुम्हें हमारे यहाँ रहना अच्छा लग रहा है, ठीक है, मैं समझता हूँ, लेकिन इस बात को भी एक बार सोच लो कि शराफत, डिसेंसी नाम की भी कोई एक चीज होती है, और गेट आउट एक सेंटेंस होता है जो कह भी सकते हैं। यानी लेखक अल्टीमेटली ये बता रहे हैं कि देखिए हमने बहुत सम्मान कर लिया, हमने आपका बहुत इज्जत कर लिया, अब आप अगर नहीं गए तो हम आपके साथ बदतमीजी भी कर सकते हैं और आपको गेट आउट भी कह सकते हैं। अब हालत इतनी बुरी हो गई है, अब स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि अब ये तक हो सकता है। अब सभ्य भाषा में, अच्छे शब्दों में लेखक इनडायरेक्टली अतिथि को धमका रहे हैं। आगे देखते हैं। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। और कहते हैं कि अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद, यानी जो अतिथि है वो रात को खर्राटे ले रहा था, और गुंजायमान करना यानी नॉइजी कर देना, वो आवाज फैलना। तो कह रहे हैं कि तुम जो ये अपने खर्राटों से रात को जो हल्ला करते हो, जो गुंजायमान करते हो रात को, और उसके बाद जो सुबह की किरणें जो तुम्हारे बिस्तर पर पड़ेंगी वो तुम्हारे परिचित किरणों की 5वीं सुबह होगी। यानी कल जो सुबह होगी और वो तुम्हारी यहाँ आने की 5वां दिन होगा। तुम्हारा यहाँ आने के 5 दिन हो जाएंगे कल सुबह। आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय लोगे। और कहते हैं कि मैं फिर से आशा कर रहा हूँ कि शायद कल फिर वो किरण तुम्हें जगाएगी और तुम शायद कल सुबह यहाँ से वापस जाने के लिए निकलोगे सम्मानपूर्वक, इज्जत से। तुम यहाँ खुद ही कल सुबह शायद यहाँ से चले जाओगे। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। और लेखक कह रहे हैं कि अब मैं जितना सह सकता था सह चुका, कल सुबह मेरी सहनशीलता की आखिरी सुबह होगी। अगर तुम कल नहीं गए तो मैं तुम्हें गेट आउट भी कह सकता हूँ। यानी लेखक ये कह रहे हैं कि उनका जितना भी लिमिट था, वो जितना कंट्रोल कर सकते थे अपने आप को, उन्होंने कर लिया है। अब अगर कल सुबह अतिथि नहीं गए तो बात बिगड़ जाएगी। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूंगा और लड़खड़ा जाऊंगा। और लेखक कह रहे हैं कि इसके बाद मैं और खड़ा नहीं रह पाऊंगा। खड़ा रह पाना यानी उसका सामना करना, जो भी जीवन में बहुत दुख आते हैं उसको हम झेलते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि अब मैं इसको नहीं झेल पाऊंगा और मैं लड़खड़ा जाऊंगा। यानी अब मैं जो नॉर्मल जो सिचुएशन में आदमी जीता वो मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, यानी मैं अब कुछ गलत कर जाऊंगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूं कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर में भी मनुष्य हूं। लेखक कहते हैं कि देखिए अतिथि, मुझे पता है कि जो अतिथि होता है, मेहमान होता है, गेस्ट होता है, वो देवता होता है, वो भगवान होता है, लेकिन
मेरे बारे में भी सोचिए, क्योंकि मैं भी एक इंसान ही हूँ, मैं मनुष्य ही हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। देवता दर्शन देकर लौट जाता है, तुम लौट जाओ अतिथि। और कहते हैं कि देखिए, आप भगवान हैं, लेकिन मैं भगवान नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। और देवता और मनुष्य, भगवान और आदमी एक साथ बहुत ज्यादा देर तक नहीं रहता है। भगवान थोड़ी देर तक दर्शन देकर वो लौट जाते हैं। तुम भी अतिथि हो, तुम भगवान के समान हो, तुम भी लौट जाओ। हम सबको पता है, कहते हैं ना बार बार कि एक ही जगह पर बार बार जाने से इज्जत खत्म हो जाती है। तो यही हाल यहाँ अतिथि के साथ हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि देखिए अतिथि, मुझे पता है तुम अतिथि हो, अतिथि भगवान के समान होता है, लेकिन मैं इंसान हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, और तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ, लौट जाओ, मेरी हालत खराब हो रही है, अब मैं ये सब संभाल नहीं पाऊंगा। इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। और कहते हैं कि अगर तुम कल चले गए तभी तुम्हारा देवत्व जो है, जो हम जो अतिथि को देवता मानते हैं, इसमें मेरा विश्वास रहेगा, नहीं तो मेरा ये विश्वास टूट जाएगा कि अतिथि भगवान होते हैं। यानी मैं जो आपका मान सम्मान कर रहा हूँ वो मैं कर पाऊंगा, नहीं तो मैं तुम्हारा मान सम्मान और नहीं कर पाऊंगा अगर तुम कल नहीं गए। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे उसके पूर्व तुम लौट जाओ। और कहते हैं कि मनुष्य के बारे में सब जानता है कि संसार में मनुष्य से खतरनाक चीज और कोई नहीं होता है। हम कहने को कहते हैं कि दुनिया में बहुत सारी खतरनाक जानवर और मिसाइल्स और हथियार हैं, लेकिन मनुष्य से ज्यादा खतरनाक कोई चीज नहीं होता। और इसलिए लेखक कह रहे हैं, इनडायरेक्टली वो धमका रहे हैं अतिथि को कि देखिए, आप कल सम्मान पूर्वक खुद ही चले जाइए, नहीं तो ये मनुष्य जो है वो अगर अपने पे उतर जाए ना तो फिर बात खराब हो जाएगी। इससे अच्छा होगा कि आप उससे पहले ही खुद ही लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि। और अंत में हार कर फिर से उनके मन में ये सवाल उठता है कि पता नहीं तुम कब जाओगे यहाँ से। तो ये है इस कहानी की बातें। आशा करता हूँ कि आपको कहानी समझ में आ गई होगी। कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। कहानी में एक अतिथि से लोग कैसे परेशान हो सकते हैं इसके बारे में बताया गया है। तो आशा करता हूँ कि आपको कहानी समझ में आई होगी। अगर आप भी आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। तो ठीक है, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।